नमस्कार सभी को, विश्लेषण में आपका स्वागत है। हम घटना चक्र बुक करने जा रहे हैं। इस बुक से बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं, हर किसी एग्जाम में पूछते हैं। तो मॉडर्न हिस्ट्री हम इस बुक से करेंगे, सारे ही करेंगे, एंशिएंट मिडिवल सब, लेकिन अभी फिलहाल हम मॉडर्न से शुरू करेंगे। इस बुक में 55 चैप्टर हैं, लेकिन हम इस बुक के चैप्टर नंबर 16 से, जो कि पार्टीशन ऑफ बंगाल और स्वदेशी मूवमेंट है, वहाँ से शुरू कर रहे हैं। तो चलिए कि बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, चलो भाई शुरू करो। आपको पता है परमानेंट सेटलमेंट 1793 में किया गया था, कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस जी के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था, ये आपको पता है। सब्सिडियरी अलायंस की बात करें तो लॉर्ड वेलेस्ली जी के द्वारा किया गया था और 1798 से लेकर 1805 तक, ठीक है। तो परमानेंट सेटलमेंट तो आपको पता चल गया 1973, लॉर्ड कॉर्नवालिस, तो ये हो गया 1973 नहीं 1793, ठीक है। तो परमानेंट सेटलमेंट हो गया 1793। इसी तरीके से पार्टीशन ऑफ बंगाल कब हुआ था? 1905 में, तो ये सबसे ओल्डेस्ट हो जाएगा। तो अगर हम लोग बात करें इसकी एक्सप्लेनेशन पार्ट की, तो बेसिकली जो हमारा परमानेंट सेटलमेंट था बंगाल में, वो इंट्रोड्यूस किया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस जी के द्वारा 1793 में। सब्सिडियरी अलायंस की बात कर ले, यह एक सिस्टम था जहाँ पे रूलर्स को एक तरीके से पपेट की तरह बैठाया जाएगा, और जो उनकी किंगडम होगी उसमें ब्रिटिश जो होंगे, वेलेस्ली खास करके, वो अपने तरीके से कंटेनर्स को भेजेंगे जो उनके राज में रहेगा, ठीक है। तो एक तरीके से क्या हुआ कि आपकी जो सिस्टम है, जो भी आप सिस्टम चला रहे हो गवर्नमेंट की, उसमें हम लोग अपने एक तरीके से स्पाइस को रखेंगे, ठीक है। तो सब्सिडियरी अलायंस वाला वो था। इंट्रोड्यूस किसके द्वारा किया गया था? तो इंट्रोड्यूस किया गया था आपको लॉर्ड वेलेस्ली जी के द्वारा, और किया गया था 1798 से लेकर 1805 तक। इसी तरीके से अगर हम लोग बात करें डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्स की, तो यह एक एनेक्सेशन पॉलिसी था। एनेक्सेशन पॉलिसी कहने का ये मतलब होता है कैसे किसी भी राज्य को अपने हक में लेना, ठीक है। एनेक्सेशन पॉलिसी था जो कि लाया गया था लॉर्ड डलहौजी जी के द्वारा। आपको पता होगा लॉर्ड डलहौजी। अगर हम लोग बात करें तो 1853 की बात आएगी यहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे उस वक्त एक इंडियन रेलवेज का इंस्टॉलमेंट हुआ था। डलहौजी की बात कर ले तो इंडियन पोस्टल सिस्टम का भी बात आएगा, लेकिन यहाँ हम लोग बात करेंगे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का, जो कि 1848 से लेकर 1856 तक चला था, ठीक है। तो अगर पार्टीशन ऑफ बंगाल की बात कर ले तो लॉर्ड कर्जन थे, आपको याद होगा 1905। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो सबसे ओल्डेस्ट जो था, सबसे लास्ट में जो अकर्ड हुआ था पार्टीशन ऑफ बंगाल था। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हुआ। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। कह रहा है विथ रेफरेंस टू द सिविल एडमिनिस्ट्रेशन इन 1905 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। तो 1905 के जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है उनके अकॉर्डिंग में कौन सा स्टेटमेंट जो हमारा करेक्ट है? तो देखिए, कह रहा है लॉर्ड कर्जन डिसाइडेड टू रीअरेंज द प्रोविंशियल बाउंड्रीज। बिल्कुल एकदम सही है। 1905 में ही तो बंगाल डिवीजन की बात करते हैं, ईस्ट बंगाल एंड वेस्ट बंगाल। ईस्ट बंगाल इज बांग्लादेश एज ऑफ नाउ, वेस्ट बंगाल इज आवर प्रेजेंट वेस्ट बंगाल। तो लॉर्ड कर्जन ने ही डिसाइड किया था 1905 में रीअरेंज करना प्रोविंशियल बाउंड्री को, तो ये तो एब्सोल्युटली करेक्ट है, देयर इज नो डाउट इन दैट। अगर हम लोग बात करें ऑप्शन नंबर 2 की, कह रहा है न्यू प्रोविंस वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड कॉल्ड ईस्ट बंगाल एंड असम। बिल्कुल, ईस्ट बंगाल एंड असम को क्रिएट किया गया था, ठीक है। देखिए, असम को ना पहले अलग से ही रखा गया था, बाद में इसको फिर वेस्ट बंगाल, इसको अलग इंडिया में लाया गया, इसको वेस्ट बंगाल से हटा करके, याद रखिएगा। तो हम लोग समझते हैं इसमें दोनों हमारा ऑप्शन करेक्ट है, तो ऑप्शन हो जाएगा आपको बी। देखिए, इसके बारे में एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो गवर्नर जनरल जो लॉर्ड कर्जन थे, उन्होंने डिसाइड किया था कि कैसे भी रीअरेंज करेंगे जो भी प्रोविंशियल बाउंड्री होगा 1905 में। उस वक्त उन्होंने बंगाल को 2 पार्ट में डिवाइड किया। द न्यू प्रोविंस, जिसमें कॉन्स्टिट्यूट किया गया वेस्ट बंगाल को और ईस्ट बंगाल को, और साथ साथ में एक असम के बाउंड्री को रखा गया था। अगर हम लोग बात करें तो वेस्टर्न पार्ट वाले में वेस्टर्न बंगाल में कौन कौन इंक्लूड था? जो भी बच गया रिमेनिंग पार्ट बंगाल का, जैसे बिहार एंड उड़ीसा, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। कह रहा है एंटी पार्टीशन मूवमेंट ऑफ बंगाल वाज इनिशिएटेड ऑन। जैसे ही बंगाल पार्टीशन की बात उठी 1905 में, ठीक है, तो एंटी पार्टीशन की बातें आने लगी कि हमें इस पार्टीशन को रोकना चाहिए। तो ये जो एंटी पार्टीशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ था बंगाल में, वो इनिशिएट हुआ था 7 अगस्त 1905 को। 20 कुछ डेट्स आपको याद रखनी है। 20 जुलाई 1905 को कर्जन ने इशू किया एक ऑर्डर को, जो कि बंगाल के डिवीज़न को रेटिफाई करता है, जिसका मेन, अगर हम लोग बात करें पार्टीशन ऑफ बंगाल का मेन ऑब्जेक्टिव था क्या, इसके बारे में समझते हैं। तो 20 जुलाई 1905 को लॉर्ड कर्जन ने इशू किया कि ऑर्डर इशू किया कि डिवाइड ऑफ बंगाल स्टार्ट होगा, जिसका अगर मेन ऑब्जेक्टिव्स की बात कर ले हम लोग, तो देखिए बेसिकली ये था ना कि बंगाल में नेशनलिज्म की फीलिंग बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि बंगाल के लोग लिटरेचर पे, पोइट्री पे
नेशनलिस्ट बिहेवियर पे बहुत ज़्यादा फोकस करते थे, जिसकी वजह से क्या हो रहा था, कोई भी रिवोल्ट जो इनिशिएट हो रहा था हमारे कंट्री में, उसका कहीं ना कहीं एक बैकबोन बंगाल रहता था। तो लोग क्या करने लगे, अब इनको डर लगने लगा कि नहीं, अगर बंगाल स्ट्रांग हो गया, बंगाल में एक पूर्ण जागरण हो गया, या बंगाल अगर पावरफुल हो जाता है, तो देखिए आपको पता होगा कि प्रफुल्ला चाकी एंड खुदीराम बोस बंगाल से निकले, कहाँ जा कर के क्या कर दिए आप देखिए, ठीक है। तो आप खुद सोचिए कि जहाँ पे बंगाल में इनिशिएट नेशनलिज्म हो रहा है, वहाँ पे गवर्नमेंट डरेगी, तो गवर्नमेंट को लगने लगा कि नहीं, इसको तोड़ देते हैं। तो फिर बेसिकली लॉर्ड कर्जन ने टेरिटोरियल डिवीजन की बात की इस तरीके से कि वेस्टर्न पार्ट फॉर्म होगा जहाँ पे हिंदू मेजॉरिटी के लोग रहेंगे, ईस्टर्न पार्ट फॉर्म होगा जहाँ पे मुस्लिम मेजॉरिटी के लोग रहेंगे। तो बेसिकली पार्टीशन ऑफ बंगाल जो होगा वो 16 अक्टूबर 1905 को किया जाएगा। कब, डेट याद रखिएगा, 16 अक्टूबर 1905 को। 7 अगस्त 1905 को एक पहला मास प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया जाता है कलकत्ता के टाउन हॉल में, जिसको हम लोग एंटी पार्टीशन मूवमेंट भी कहते हैं। याद रखिएगा इस डेट को, 16 अक्टूबर 1905, 7 अगस्त 1905, एकदम बढ़िया से याद रखिएगा। अब अगर हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, 1 मिनट, हाँ, तो कह रहा है द डिक्लेरेशन ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज डन ऑन। तो डिक्लेरेशन कब किया गया था, अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा ना, 16 अक्टूबर 1905, ठीक है, मिस्टेक हो गया यहाँ पे, 16 अक्टूबर को तो हो चुका पार्टीशन, 20 जुलाई 1905 को डिक्लेयर किया गया था। तो मोस्ट प्रॉक्सिमिटी में आंसर देखा जाए तो 19 जुलाई होगा, लेकिन ये बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है जिसमें ऑप्शन ई है, तो नन ऑफ द अबव आंसर होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए, डिसीजन जो था पार्टीशन ऑफ बंगाल का वो अनाउंस किया गया था 19 जुलाई को 1905 को, कहीं 20 जुलाई कहीं 19 जुलाई देता है, तो मैनेज कर लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। कहता है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल 16 अक्टूबर 1905 इज वेल नोन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स। तो बेसिकली पार्टीशन ऑफ बंगाल इफेक्ट में आ जाता है 16 अक्टूबर 1905 को, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन आपको आईएएस प्रीलिम्स 2009 में पूछा गया है। अब विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टार्टेड आफ्टर द पार्टीशन ऑफ बंगाल, दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप किसी भी पीसीएस में देख सकते हो। तो जैसे ही पार्टीशन ऑफ बंगाल स्टार्ट होता है तो स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट किया जाता है, ठीक है। स्वदेशी मूवमेंट टुक प्लेस इन इंडिया ड्यूरिंग, कब हुआ था, तो एंटी बंगाल पार्टीशन एजिटेशन के वक्त स्टार्ट हुआ था। अब हम लोग बात करेंगे नेम द वाइसरॉय ऑफ इंडिया कंसर्न विथ कनेक्टेड विथ बंगाल पार्टीशन, तो बिल्कुल लॉर्ड कर्जन थे। तो पार्टीशन ऑफ बंगाल के वक्त अनाउंस कब हुआ था, जुलाई 20, देखिए कहीं जुलाई 20 कहीं जुलाई 19 देता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो पार्टीशन ऑफ बंगाल जो था वो अनाउंस हुआ था ना जुलाई 20 1905 को। उस वक्त के वाइसरॉय ऑफ इंडिया थे लॉर्ड कर्जन, जो 1899 से लेकर 1905 तक रहे थे वाइसरॉय ऑफ इंडिया, और इफेक्ट में आया था अक्टूबर 16 1905 को। बाद में इस डिसीजन को, पार्टीशन ऑफ बंगाल को सस्पेंड कर दिया गया था दिल्ली दरबार के वक्त। तो नए क्वेश्चन को देखते हैं। द गवर्नर जनरल हु पार्टीशनड बंगाल was simple, he was the Lord Curzon and he was Viceroy of India from 1899 to 1905. अब बात कर रहा है द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ बंगाल एट द टाइम ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज, हु वाज द लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो बेसिकली यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, लेफ्टिनेंट गवर्नर की बात कर रहे हैं बंगाल की, जब पार्टीशन ऑफ बंगाल किया गया था वो थे सर एंड्रयू फ्रेजर। फ्रेजर रोड भी आपको पता होगा पटना में, ठीक है। तो सर एंड्रयू हेंडरसन लीथ फ्रेजर जो थे वो इंडियन सिविल सर्वेंट थे, आईसीएस थे, जिन्होंने सर्व किया था लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ बंगाल कब से कब तक, 1903 से लेकर 1908 तक। सर एंड्रयू फ्रेजर की अगर हम लोग बात करें वो बहुत ज़्यादा एक्टिव थे, एक्टिवली इन्वॉल्व थे कि बंगाल के पार्टीशन को फ्रेम कैसे किया जाएगा। तो ये भी एक तरीके से इनका हाथ बहुत ज़्यादा था इन बंगाल डिवीजन 1905। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है हु अमंग द फॉलोइंग लेड द एजिटेशन अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905। इनमें से कौन है जिन्होंने एजिटेशन को लीड किया था पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 को, तो वो थे हमारे सुरेंद्रनाथ बैनर्जी जी। आपको पता होगा इस एजिटेशन को 1905 वाले को सुरेंद्रनाथ बैनर्जी जी ने लीड किया था। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, कह रहा है हु अमंग द फॉलोइंग वेयर द क्रिटिक्स ऑफ स्वदेशी मूवमेंट एंड प्लीडेड फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग बिटवीन ईस्ट इंडिया एंड वेस्ट। देखिए अब अगर हम लोग बात करें कि देखिए स्वदेशी मूवमेंट या फिर एक तरीके से ना ब्रिटिशर्स के सपोर्टर्स की तरह सामने आए थे रविन्द्रनाथ टैगोर। उनका कहना था कि जो ईस्ट है, जो इंडिया है, उसको वेस्ट से कुछ सीखना चाहिए, ठीक है। तो वो थे रविन्द्रनाथ टैगोर, याद रखिएगा। तो टैगोर का जो पॉलिटिकल ऑक्यूमेंट था, उन्होंने बताया कि कैसे भी एम्बिवेलेंस को मार्क करना है। एक तरीके से वो डिनाउंस किए थे यूरोपियन इंपीरियलिज्म को,
कभी कभी ओकेजनली वो वॉइस करते थे, फुल सपोर्ट देते थे इंडियन नेशनलिस्ट को, लेकिन दूसरी तरफ ही वो ये भी कहते थे कि स्वदेशी मूवमेंट जो है, जो आप चला रहे हो, वो गलत है। क्यों गलत है? उनका कहना था, उनका एक ऐसे था जो 1925 में उन्होंने लिखा था, एक ऐसे है जो कि द कल्ट ऑफ द चक्रा, जो कि बताता है एक एल्यूजन ऑफ एलिमेंट ऑफ गांधीज़म एंड एनसीएम। उन्होंने ब्रिटिश कंट्रोल ऑफ इंडिया को एज ए पॉलिटिकल सिम्टम सोशल डिजीज़ का देखा था। ठीक है, तो देखिए इंडिया में बहुत सारे ऐसे सोशल एस्पेक्ट थे जो कि बहुत बेकार था, जैसे सती प्रथा हो गया, जैसे कास्ट सिस्टम हो गया, जैसे चाइल्ड मैरिज हो गया। तो ये बात उनका एक तरीके से एक एंगल होता है, इंटेंगलमेंट होता है, जैसे कि आपको वेस्ट से उन चीज़ों को उठाइए जो चीज़ें सही हैं। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, हु वॉज द फर्स्ट टू सजेस्ट द बाइकॉट ऑफ ब्रिटिश गुड्स इन बंगाल? तो वो पहले कौन थे जो सजेस्ट किए थे कि ब्रिटिश गुड को बाइकॉट करना है? तो वो थे आपको कृष्ण कुमार मित्रा जी। कृष्ण कुमार मित्रा जी जो थे वो के मित्रा जी, उन्होंने पहले सजेस्ट किया था कि बाइकआउट करना है ब्रिटिश गुड्स का बंगाल में। कृष्ण कुमार मित्रा जी के बारे में जान लें, वो एक इंडियन फ्रीडम फाइटर थे, जर्नलिस्ट थे और एक लीडर थे ब्रह्मो समाज के, और वो एक्टिव लीडर थे पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 से लेकर 1911 तक में, मतलब एनलमेंट ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल तक। 13 जुलाई 1905 की बात करें तो नेशनलिस्ट बंगाल वीकली एक था मैगजीन जिसका टाइटल था संजीवनी। एग्जाम में ये पूछेगा संजीवनी क्या था, तो एक नेशनलिस्ट बंगाली वीकली था मैगजीन, जिसमें उन्होंने बोल्डली एडवोकेट किया था कि फ्रीडम ऑफ प्रेस उनके ओपिनियन में किस तरीके से ब्रिटिश गुड के मैन्युफैक्चरिंग जो हो रहा है उसको एबोलिश करेंगे हम तो सही रहेगा। उन्होंने फॉरेन गुड्स का बाइकआउट किया, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का बाइकआउट किया और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस का बाइकआउट किया, और लगभग सारे कनेक्शंस को ब्रेक करके ये बताया गया कि अगर हम लोग उनको बाइकआउट करते हैं तो उन लोगों को रियलाइजेशन होगा कि ये गलत हो रहा है। उनका जो आइडिया था उसको सपोर्ट किया गया था। ठीक है, एक गैदरिंग हुआ था बागरहट में, जिसका डिस्ट्रिक्ट है खुलना, वहाँ पे 16 जुलाई 1905 को। तो आपको बस ये नाम याद रखना है कि के मित्रा जी जो थे उन्होंने सजेस्ट किया था बाइकआउट ऑफ ब्रिटिश गुड्स इन बंगाल। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं क्या कह रहा है। बॉयकॉट ऑफ ब्रिटिश गुड्स वेयर अडॉप्टेड एज ए नेशनल पॉलिसी इन, तो इसको नेशनल पॉलिसी में डाला गया ब्रिटिश गुड के बाइकआउट को, तो 1905 में डाला गया था। लॉर्ड कर्जन ने अनाउंस किया था कि पार्टीशन ऑफ बंगाल होगा कब, तो जुलाई 20 1905 को, जिसके रिजल्ट में एक तरीके से आप रिएक्शन समझ सकते हैं। स्वदेशी मूवमेंट को स्टार्ट किया गया था, अनाउंस किया गया था कहाँ से, तो टाउन हॉल कोलकाता से। अनाउंसमेंट जो हुआ था वो अगस्त 7 1905 को हुआ था। बॉयकॉट का प्रपोजल जो था वो पास किया गया, बॉयकॉट ऑफ ब्रिटिश गुड्स को अडॉप्ट किया गया, और साथ साथ में इसको एज ए नेशनल पॉलिसी की तरह मीटिंग में रखा गया था। तो याद रखिएगा 1905। पार्टीशन ऑफ बंगाल वॉज डन मेनली फॉर, तो मेनली किस चीज़ के लिए किया गया था, तो बेसिकली मैंने आपको बताया था ना, जो नेशनलिज्म बंगाल में वो बढ़ रहा था, ग्रोथ हो रहा था, उसको वीकेन करना था, टू वीकेन डाउन द ग्रोथ ऑफ इंडियन नेशनलिज्म इन बंगाल। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, कह रहा है Which one of the following programs were launched by the nationalist against the partition of Bengal? तो जो नेशनलिस्ट थे उनके द्वारा कौन कौन से प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था पार्टीशन ऑफ बंगाल के रिएक्शन में? ठीक है, तो बॉयकॉट तो बिल्कुल था, एब्सोल्युटली। स्वदेशी वॉज द प्राइम कंसर्न, स्वदेशी वॉज इन द मेन स्ट्रीम लिस्ट। उसके बाद एनसीएम था क्या? बिल्कुल नहीं था। एनसीएम तो गांधी जी का अप्रोच था, ठीक है, ये तो नहीं था। नेशनल एजुकेशन की बात हुई थी, ये बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1, 2 और 4, तो आंसर हमारा ये हो जाएगा। देखिए आप एलिमिनेशन से कैसे इसको सॉल्व कीजिएगा। एनसीएम आपको पता होगा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से गांधी जी रिलेटेड थे, तो सीधी सी बात करते हैं हम लोग, तीसरे ऑप्शन को एलिमिनेट करते हैं, तो ये ऑप्शन चला गया मेरा, ये चला गया, ये चला गया, क्लियर हो गया। ऑप्शन डी आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, कहता है विच मूवमेंट वॉज स्टार्टेड एज द रिएक्शन ऑफ द पार्टीशन ऑफ बंगाल? तो बिल्कुल स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हुआ था एज द रिएक्शन ऑफ दिस पार्टीशन ऑफ बंगाल। जैसे कहते हैं ना कि दांडी यात्रा खत्म हुआ, सीडीएम स्टार्ट हुआ, ठीक है, तो एक इंटरलिंकिंग होता है, ठीक है, उस इंटरलिंकिंग को याद रखिएगा। क्वेश्चन 18 देखते हैं, कहता है विथ रेफरेंस टू स्वदेशी मूवमेंट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्वदेशी को ध्यान में रखते हुए हमें इस स्टेटमेंट को कंसीडर करना है। कह रहा है इट कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द रिवाइवल ऑफ द इंडिजिनस आर्टिसन क्राफ्ट्स एंड इंडस्ट्रीज, ठीक है, पहला था ये। द नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन वॉज एस्टैब्लिश्ड एज ए पार्ट ऑफ स्वदेशी मूवमेंट, बिल्कुल एब्सोल्युटली। अब देखिए
कह रहा है इन दोनों में स्टेटमेंट कौन सा सही है। देखिए दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, बिल्कुल कोई भी बता देगा, लेमैन ने बता देगा कि जो स्वदेशी मूवमेंट था, जो बंगाल डिवीजन का एक रिएक्शन था, वो इंडिजीनियस जो लोकल आर्टिसन क्राफ्ट्स हैं एंड इंडस्ट्रीज को बढ़ावा दिया, बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट है। इसी के साथ साथ अगर हम लोग एजुकेशन को अगर हम लोग नेशनलाइज इंडिजिनस करेंगे तो और स्वदेशी को बढ़ावा मिलेगा। इसको ध्यान में रखते हुए नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन को स्टैब्लिश किया गया एज ए पार्ट ऑफ स्वदेशी मूवमेंट, ये भी बिल्कुल करेक्ट था। तो ऑप्शन 1 एंड 2 हमारा दोनों करेक्ट है। क्लियर है, तो हमारा हो जाएगा बोथ 1 एंड 2। अब थोड़ा सा इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं, ठीक है। स्वदेशी मूवमेंट जो है वो एक कॉम्प्लीमेंट्री था बाइकॉट मूवमेंट का। फॉरेन गुड्स का बाइकॉट करना है, स्वदेशी को यूज़ करना है, या फिर इंडिजिनस गुड्स को बढ़ावा देना है। स्वदेशी या फिर बाइकॉट मूवमेंट की बात करें तो बेसिकली यह हमारे इंडिजिनस आर्टिसन क्राफ्ट्स एंड इंडस्ट्रीज़ को बढ़ावा दिया था। साथ साथ में इन्होंने स्वदेशी इंडस्ट्रीज़ के एस्टेब्लिशमेंट की बात की थी। टेक्सटाइल मिल हो गया, जैसे बैंक्स हो गया, केमिकल वर्क्स हो गया, इंश्योरेंस कंपनीज हो गया, स्वदेशी स्टोर्स हो गए, उनको खोला गया। नेशनल एजुकेशन एंड इंडियन लैंग्वेज को ज़्यादा ध्यान दिया गया, इनकरेज किया गया। साथ साथ में नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन को स्टैब्लिश किया गया एज ए पार्ट ऑफ स्वदेशी मूवमेंट। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। कह रहा है द स्वदेशी एंड बाइकॉट वेयर अडॉप्टेड एज मेथड्स ऑफ स्ट्रगल फॉर द फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग द, बहुत इजी क्वेश्चन, एजिटेशन अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल। With the partition of Bengal came into existence, Swadeshi and boycott were the ripped off, where came into existence in the Indian society, in the national society, in the nationalist society. अगर हम लोग कहे स्वदेशी एंड बाइकॉट मूवमेंट की, तो अडॉप्ट किया गया एक मेथड ऑफ स्ट्रगल जो कि सबसे पहली बार किया गया था पार्टीशन ऑफ बंगाल के वक्त। यह एक इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी था कि कैसे हम लोग ब्रिटिश एम्पायर को पार्टीशन ऑफ बंगाल का एक तरीके से रिएक्शन और आंसर देंगे। उस वक्त जो लॉर्ड कर्जन थे वो वाइसराय थे। 16 अक्टूबर 1905 को उन्होंने अनाउंस किया था पार्टीशन ऑफ बंगाल का। देखिए क्वेश्चन पूछा गया है आईएएस प्रीलिम्स 2016 में, एकदम ज़्यादा दूर का नहीं है। अब लोग बात करते हैं व्हाट वाज द इमीडिएट कॉज फॉर द लॉन्च ऑफ स्वदेशी मूवमेंट। स्वदेशी मूवमेंट का इमीडिएट कॉज देखिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है ये देखिए। इमीडिएट कॉज, एक होता है इमीडिएट कॉज, एक होता है रिएक्शनरी कॉज, एक होता है लॉन्ग टर्म कॉज। आंसर इमीडिएट पूछ रहा है तो पार्टीशन ऑफ बंगाल बाय लॉर्ड कर्जन होगा, कुछ सोचना ही नहीं है इसमें। चलिए, तो अगर हम लोग बात करें पार्टीशन ऑफ बंगाल की, तो लॉर्ड कर्जन ने कहा था कि जो पार्टीशन ऑफ बंगाल है ना, वो सिर्फ और सिर्फ एक तरीके का रीएडजस्टमेंट है एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज का। उन लोगों के अकॉर्डिंग एडमिनिस्ट्रेशन जो बंगाल का चलाने में काफ़ी दिक्कत आ रहा है। किस तरीके से दिक्कत आ रहा है, तो काफ़ी उसके लेंथ पर ही है, बहुत सारा डाइवर्सिफिकेशन है, इसलिए दिक्कत आ रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर, हाँ क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। बंगाल वॉज पार्टीशनड इन 1905 बट ड्यू टू द ऑपोजिशन इट वॉज अगेन डिवाइडेड इन। तो फिर बंगाल का जो पार्टीशन हुआ 1905 में, लेकिन ऑपोजिशन इसको फिर से, ऑपोजिशन जो हाईली अपोज किया गया इसका, उसके बाद वो फिर से रिजॉइन कर लिया गया। कब, तो 1911 में। एक सेरेमनी रखा गया वेलकम करने के लिए, जो कि किंग आ रहे थे। कौन से किंग आ रहे थे? जॉर्ज 5, याद रखिएगा, जॉर्ज पंचम आ रहे थे, एंड क्वीन मैरी आ रही थी दिल्ली दरबार 1911 में, जहाँ पे उन लोगों ने ऑडियंस को असेंबल किया। इंडियन डिग्नेटरीज एंड प्रिंसेस को, जो एम्पेयर के थे एंड एम्पेयरस की थी इंडिया में, 12 दिसंबर 1911 को रखा गया था ये दिल्ली दरबार। दिल्ली दरबार के वक्त जो दिसंबर 12, 1911 में हो रहा था, किंग ने एबॉलिश किया पार्टीशन ऑफ बंगाल, और जो किंग जॉर्ज थे उन्होंने डिक्लेयर किया कि ट्रांसफर ऑफ इंडियन कैपिटल फ्रॉम कलकत्ता टू दिल्ली, मतलब कलकत्ता से कैपिटल दिल्ली की तरफ शिफ्ट हो गया। इसी के साथ साथ बंगाल को रिकॉग्नाइज कर लिया गया न्यू प्रोविंस। उड़ीसा एंड बिहार सेपरेट हो गया 1911 में, मतलब दिल्ली दरबार में अनाउंस कर दिया गया। इसी के साथ साथ हम लोग बात करें तो असम जो है वो नया कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट बन गया इंडिया का, और डिस्ट्रिक्ट जो सिलहट थी असम की, वो भी उससे मिला दिया गया। इन विच ईयर पार्टीशन ऑफ बंगाल मेड बाय लॉर्ड कर्जन वॉज कैंसल्ड, तो इट वॉज इन 1911 ड्यूरिंग दिल्ली दरबार। When was Bengal reunited due to the protest by Indians? It was in 1911. The partition of Bengal made by Lord Curzon in 1905 lasted until the First World War, when Indian troops were needed by the British and partition was ended. No. King George V
एब्रोगेटेड कर्जन्स एक्ट एट द रॉयल दरबार इन दिल्ली इन 1911? दिल्ली दरबार, बिल्कुल, एब्सोल्युटली करेक्ट, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है हु वॉज द लीडर ऑफ द स्वदेशी मूवमेंट इन द मद्रास? मद्रास में स्वदेशी मूवमेंट के लीडर कौन थे? तो वो थे आपको चिदम्बरम पिल्लई जी। स्वदेशी मूवमेंट एक तरीके का एंटी पार्टीशन मूवमेंट था जो कि स्टार्ट किया गया था ब्रिटिश के डिसीजन को अपोज करने के लिए बंगाल में, बंगाल के पार्टीशन के वक्त। हम लोग बात करें जो फर्स्ट फॉर्मल प्रोक्लेमेशन हुआ था स्वदेशी मूवमेंट का, वो 7 अगस्त 1905 को लिया गया। एक मीटिंग हेल्ड हुआ था टाउन हॉल इन कलकत्ता में। 7 अगस्त को मीटिंग हुआ, फेमस बाइकॉट रेजोल्यूशन को पास किया गया। उसके साथ साथ ये सबसे पहले सजेस्ट किया गया था कृष्ण कुमार मित्रा जी के द्वारा, याद रखिएगा के मित्रा जी के द्वारा सबसे पहले इसको सजेस्ट किया गया था। लोकमान्य तिलक जी जो थे उन्होंने प्रेसिडेंसी किया था मुंबई एंड पुणे में। अजीत सिंह एंड लाला लाजपत राय ने पंजाब में किया था एंड उत्तर प्रदेश में। सैयद हैदर रजा ने प्रेसिडेंसी किया था दिल्ली में। चिदम्बरम पिल्लई जी की बात करें, उन्होंने मद्रास में प्रेसिडेंसी किया था। तो ये नाम आपको याद रहने चाहिए कुछ, जो स्वदेशी मूवमेंट का जो प्रेसिडेंसी किया गया था डिफरेंट एरियाज, डिफरेंट सेक्शंस इन इंडिया में, तो ये सब सारे थे, याद रखिएगा। हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। कह रहा है हु अमंग द फॉलोइंग लेड द स्वदेशी मूवमेंट इन दिल्ली? तो वो कौन थे? सैयद हैदर रजा जी थे। अगर हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 27 की, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासेस वाज मेनली अनअफेक्टेड? देखिए क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, ऐसी कौन सी क्लास थी जो अनअफेक्टेड थी स्वदेशी मूवमेंट 1905 से? तो बेसिकली वो कौन सी क्लास थी? तो देखिए वुमेन तो अफेक्टेड थी, बिल्कुल थी। तो फार्मर्स वेयर अनअफेक्टेड एज वेल एज मुस्लिम्स वेयर अनअफेक्टेड, तो 2 और 3 होगा। इंटेलेक्चुअल्स वेयर अफेक्टेड, बिल्कुल अफेक्टेड थे, इस बात का ध्यान रखना है। तो 2 और 3 हो जाएगा हमारा आंसर। अब इसका एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। 20 जुलाई 1905 को कर्जन ने इशू किया कैसे भी पार्टीशन करना है बंगाल को। 7 अगस्त 1905 को फर्स्ट मास प्रोटेस्ट को ऑर्गेनाइज किया गया कलकत्ता टाउन हॉल में। कहाँ पे किया गया? तो कलकत्ता के टाउन हॉल में रखा गया, जिसको हम लोग स्वदेशी मूवमेंट की तरह नाम से भी जानते हैं। इस मूवमेंट में लोगों ने स्टार्ट किया कि ब्रिटिश ऑफिस को, इंस्टीट्यूट को, फॉरेन गुड्स को हम लोग बाइकआउट करेंगे। इसी के साथ साथ स्वदेशी मूवमेंट को एक एक्टिव पार्टिसिपेशन में वुमेन भी ऐड हो गई, तो वुमेन का इन्वॉल्वमेंट था, ये तो पता चल गया। अब हम लोग बात करें पब्लिक सपोर्ट के लिए, तो अश्वनी कुमार दत्ता जी ने ऑर्गेनाइज किया, जिसको कहा जाता है स्वदेश बंद सभा। स्वदेश बंद सभा किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया? अश्वनी कुमार दत्त जी के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया। लाला लाजपत राय की बात करें और अरविंदो घोष की बात करें, उन्होंने लीडिंग रोल लिया किस तरीके से इस मूवमेंट के कैरेक्टर को फैब्रिकेट करना है, उसमें बहुत काफ़ी ज़्यादा काम किया। इस मूवमेंट में वुमेन का एक्टिवली पार्टिसिपेशन देखा गया, लेकिन फार्मर्स और मुस्लिम जो थे वो इनएक्टिव थे, इन्वॉल्व नहीं थे, वो अपने आप को अलग कर लिए थे इस मूवमेंट से। याद रखिएगा, फार्मर्स एज वेल एज मुस्लिम्स। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। वंदे मातरम जो है वो बना थीम सॉन्ग ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट कब बना था? तो बिल्कुल स्वदेशी मूवमेंट 1905 के वक्त में बना था। स्वदेशी मूवमेंट के वक्त जो एक्चुअल डे था पार्टीशन का, अक्टूबर 16, 1905, उस दिन एक बहुत ही मॉर्निंग डे सेलिब्रेट किया गया। सेलिब्रेट मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उस दिन ये लोग, ये हालांकि सब दुखी बहुत थे, लेकिन उनका ये कहना था कि हम अगर हम लोग यूनिटी से इस चीज़ पे लड़ेंगे तो ये चीज़, इस तरीके का चीज़ फिर दोबारा नहीं होगा। बंगाल में हाउसेस को अजीब तरीके से अनलित रखा गया। लोग जो थे एक दूसरे को राखी बांधे अपने एक दूसरे के हाथों पे, जो कि ब्रदरहुड का सिंबल था। कलकत्ता में मैक्सिमम ऑफिसेस को क्लोज रखा गया और स्ट्राइक को ऑब्जर्व किया गया कुछ जूट मिल्स में, रेलवेज वर्कशॉप्स में। स्ट्रीट की बात करें तो रिवर, एक तरीके से बहुत ज़्यादा वंदे मातरम और इसी के साथ साथ नेशनल सॉन्ग, ओवरनाइट इसको नेशनल सॉन्ग बंगाल में अनाउंस किया गया एक तरीके से, ठीक है, और लेटर इसको नेशनल मूवमेंट से ऐड कर दिया गया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। कह रहा है विथ रेफरेंस टू द पीरियड ऑफ एक्सट्रीमिस्ट नेशनलिस्ट मूवमेंट इन इंडिया विद इट्स स्पिरिट ऑफ स्वदेशी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। स्वदेशी के कॉन्टेक्स्ट में एक्सट्रीमिस्ट नेशनलिस्ट मूवमेंट के कॉन्टेक्स्ट में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? कह रहा है लियाकत हुसैन, किनके बारे में कह रहा है? लियाकत हुसैन लेड द मुस्लिम पीजेंट्स इन बारिशल इन देयर एजिटेशंस। बारिशाल में
लियाकत हसन के द्वारा मुस्लिम पीजेंट्स को लीड किया गया था। 1989 की बात करें, द स्कीम ऑफ नेशनल एजुकेशन वॉज फॉर्मुलेटेड बाय सतीश चंद्र मुखर्जी। नाम याद रखिएगा, सतीश चंद्र मुखर्जी। ये ऑप्शन बी हो गया। सी कह रहा है द बंगाल नेशनल कॉलेज वॉज फाउंड इन 1906 बाय ऑरबिंदो विथ ऑरबिंदो एज अ प्रिंसिपल। एब्सोल्युटली करेक्ट। ऑप्शन कह रहा है, ये देखते हैं। इज नॉट करेक्ट, याद रखिएगा, नॉट करेक्ट पे ध्यान रखना है। तो बंगाल नेशनल कॉलेज को फाउंड किया गया था 1906 में, ये तो 100% करेक्ट है। और इसी के साथ साथ प्रिंसिपल बनाया गया था ऑरबिंदो जी को। टैगोर ने पर्च किया था कि कैसे आत्मशक्ति का जो कल्ट है वो मेन प्लैंक है सोशल एंड इकोनॉमिक रीजनरेशन के लिए, विलेजर्स के लिए। तो बिल्कुल ये भी करेक्ट है। सी एंड डी करेक्ट है। बी 1989 को नेशनल एजुकेशन स्कीम को फॉर्मुलेट किया गया था सतीश चंद्र मुखर्जी जी के द्वारा, ये भी करेक्ट है। तो आंसर ए हमारा गलत है। ठीक है, अब एक्सप्लेनेशन पार्ट को देख लेते हैं। लियाकत हुसैन जो थे उन्होंने मुस्लिम पीजेंट्स को 22 साल में एजुकेशन में लीड नहीं किया था, वो लीड किया गया था अश्विनी कुमार दत्ता जी के द्वारा। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग स्वदेशी मूवमेंट। कह रहा है कुछ स्पेसिफिक मुस्लिम्स ज्वाइन किए थे इसको, कुछ तो किए थे लेकिन लार्ज मोशंस में नहीं किए थे, कुछ किए थे। वुमेन्स एक्टिवली पार्टिसिपेट की थी इस मूवमेंट में, बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट। नीदर दिस मूवमेंट अफेक्टेड बंगाल फार्मर्स एंड नॉट दे वेयर ज्वाइंट, बिल्कुल करेक्ट। फार्मर्स अनअफेक्टेड थे इससे, साथ में उन्होंने ज्वाइन भी नहीं किया, तो ये भी करेक्ट है। तो ए बी सी तो हमारा करेक्ट हो गया। अब कह रहा है कि ये जो मूवमेंट है वो बंगाल तक लिमिटेड है, बिल्कुल गलत है ये। तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे नॉट करेक्ट पूछ रहा है। ठीक है, तो स्वदेशी मूवमेंट आपको पता होगा इन्फ्लुएंस किया गया था कुछ स्पेसिफिक मुस्लिम सोसाइटी में। पहली बार वुमेन ने भी बहुत ज़्यादा एक्टिवली पार्ट लिया था इस मूवमेंट में। साथ में ही हम लोग बात करें तो कुछ रैली को, प्रोटेस्ट को रखा गया था। और भी आपको पता होगा, अगर हम लोग इस स्वदेशी मूवमेंट की बात करें तो सिर्फ बंगाल से लिमिटेड नहीं था। जैसे लाला लाजपत राय थे, तिलक और अरविंदो घोष एक्टिवली पार्टिसिपेट किए थे और स्प्रेड किए थे पूरी कंट्री में इसको। साथ साथ में मद्रास वाले रीजन में भी, मैंने आपको इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया है। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है द ब्रिटिश जर्नलिस्ट H.W. नेविंसन ये एसोसिएटेड हैं किस चीज़ से? ये आपको एसोसिएटेड है स्वदेशी मूवमेंट से। द ब्रिटिश जर्नलिस्ट जो थे H.W. नेविंसन, ये एसोसिएटेड हैं स्वदेशी मूवमेंट से। हेनरी वुड नेविंसन जो है, जो कि ब्रिटिश जर्नलिस्ट थे और वो स्वदेशी मूवमेंट से रिलेटेड है। नेविंसन के बारे में बात करें तो उन्होंने ब्रीफ किया था डिस्कवर द कॉज ऑफ पीजेंट्स डिसकंटेंट एंड टू रिपोर्ट विदाउट प्रिजुडाइज। यह ओपिनियन एक लीडर इंडियन ओपिनियन ऑफ जो भी लीडिंग इंडियंस थे उनके साथ साथ ऑफिशियल्स के बारे में भी बताता है। नेविंसन ने ट्रैवल किया था इंडिया में लगभग 4 महीनों के लिए और उनका जो रिपोर्ट था वो कैरिड किया गया मैनचेस्टर गार्जियन के द्वारा, ग्लासगो हेराल्ड के द्वारा एंड डेली क्रॉनिकल के द्वारा। उन्होंने फिर रीएडिट किया इस पीसेस को एक बुक में। उस बुक का नाम था द न्यू स्पिरिट इन इंडिया। याद रखिएगा इनका नाम, नेविंसन, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया ये। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है हु अमंग द फॉलोइंग हैड फाउंडेड द इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट टू रिवाइव एंशियंट एंड आर्ट ट्रेडिशनल इन इंडिया। तो इनमें से कौन ऐसे हैं जिन्होंने फाउंड किया था इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट जो रिवाइव करता है एंशियंट आर्ट ट्रेडिशंस को इंडिया में? तो वो थे हमारे अवनींद्रनाथ टैगोर, पहले इंडियन आर्टिस्ट जिन्होंने इंटरनेशनल रिकॉग्निशन गेन किया था। उनका नाम था अवनींद्रनाथ टैगोर। वो प्रिंसिपल आर्टिस्ट थे, फाउंडर थे। किस चीज़ के फाउंडर थे ये देख लीजिए, नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट। उनके जो ग्रैंडफादर थे और उनके जो एल्डर ब्रदर थे गगनेंद्रनाथ टैगोर भी बहुत अच्छे आर्टिस्ट थे। वो मेजर एक्सपोनेंट थे स्वदेशी वैल्यूज़ के, इंडियन आर्ट के, और वो इंस्पायर करते थे न्यू लाइफ इन इंडियन स्कूल ऑफ आर्ट। तो ये हमारा पहला चैप्टर है। तो यहाँ पे हमारा पहला चैप्टर ख़त्म होता है और अब इसको हम अगले सेशन में कंटिन्यू करेंगे। ये वाला सेशन हमारा यही एंड करते हैं, अगला चैप्टर हम अगले वाले सेशन में करेंगे। आधे घंटे का लेक्चर बन गया, बढ़िया रहेगा। ऐसे आधे आधे घंटे करके एक एक चैप्टर कर लेंगे। यहाँ पे बहुत तेज बारिश भी हो रही है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको सही लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू वेरी मच।